Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट शिक्षक भर्ती हेतु आपके पर्यावरण का मॉडल पेपर नंबर 3 आज आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि लेवल 1 वालों के लिए उपयोगी है। शानदार 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। एग्ज़ाम आपके 25 अप्रैल है। ये 109 नहीं है, अब आपके पास 107 दिन बचे हुए हैं। तो 107 दिन में क्या कर सकते हैं आप देख लेते हैं। और साथ में कल मैंने एक वीडियो डाला था कि आपको 100 दिन में किस प्रकार से तैयारी करनी है। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। मिल जाएगा साथियों मेरे यूट्यूब चैनल पर ही 2-3 वीडियो के बाद में ही, या दूसरे या तीसरे नंबर पे ही वो वीडियो आपके पास आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज जो टेस्ट है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये पर्यावरण का टेस्ट है, साइकोलॉजी का भी आपके RBSc 11th का टेस्ट रहेगा, और साथ में आपके हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 5 भी आएगा साथियों आज ही। तो इन सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। निःशुल्क टेस्ट सीरीज है, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है मित्रों, निम्न में से कौन सा रोग संक्रमण है? मधुमेह है, हृदयघात, उच्च रक्तचाप और डिप्थीरिया। तो साथियों राइट आंसर बताइएगा। प्रश्न नंबर 1 में मैं एक सूचना और दे दूं, 11th-12th साइकोलॉजी जो RBSc और जो NCERT के जो क्वेश्चन हैं साथियों, एक साथ 200 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, एक साथ चारों किताबों में से, RBSc की 11th-12th की, NCERT की 11th-12th की, एक साथ 200 क्वेश्चन। तो वो एक तरह से मेगा क्लास रहेगी साथियों। पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन इतने ज़बरदस्त है, आप हो सकता है आपने पढ़ रखे हो, लेकिन एक साथ 200 क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ रखे होंगे। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इसका राइट आंसर है साथियों डिप्थीरिया। देखिए, मधुमेह है, हृदयघात, उच्च रक्तचाप, ये जो 3 रोग है ये संक्रमक नहीं है, ये एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलते हैं। लेकिन जो डिप्थीरिया रोग है साथियों वो एक संक्रमक रोग है। विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। तो जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है वो बताइएगा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है साथियों। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है पहले ये याद होना चाहिए कि जिसका आप एक बार यूज करने के बाद फिर से यूज कर सकते हो, उस चीज़ को फिर से बना सकते हो। तो जल विद्युत को फिर से बना सकते हो, सौर ऊर्जा को बना सकते हो, पवन ऊर्जा को बना सकते हो, लेकिन जीवाश्म ईंधन का अगर आपने एक बार यूज कर लिया तो उसको दोबारा नहीं बना सकते हो आप। ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है आपका। प्रश्न 2 में जैसे पेट्रोल हुआ, जैसे डीजल हुआ, ये जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आ जाते हैं। एक बार यूज़ करने के बाद आप दोबारा इसका यूज नहीं कर सकते उस चीज़ का। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं मित्रों। राजस्थान की वस्त्र नगरी का नाम क्या है? उदयपुर, अजमेर, सीकर और भीलवाड़ा। तो राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है भीलवाड़ा को। किसको कहा जाता है मित्रों? भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर 4 सही है आपका प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, परितंत्र शब्द का गठन किसने किया? हेकेल ने, हम्बोल्ट ने, टोंसले ने और ओडम ने। तो जो पारितंत्र शब्द है इसका गठन करने वाले थे टोंसले। कौन थे साथियों? टोंसले थे। इन्होंने ही पारितंत्र शब्द का गठन किया था सबसे पहले, इसलिए विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है प्रश्न 4 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 5 आपके आता है, उष्ण कटिबंधीय वनों में नहीं पाया जाता है सागौन, आयरनवुड, साल और चीड़। तो कौन सा वृक्ष उष्ण कटिबंधीय वनों के अंतर्गत नहीं आता है? राइट आंसर बताइए साथियों। देखिए, सागौन, साल, चीड़ ये तो उष्ण कटिबंधीय वनों में आ जाते हैं, लेकिन जो आयरन वुड है ये उष्ण कटिबंधीय वनों में नहीं आता है। विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न संख्या 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 6वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। लेवल 2 के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी है। वातावरण की आर्द्रता मापी जाती है फोटोमीटर द्वारा, हाइग्रोमीटर द्वारा, पोटोमीटर द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, वातावरण की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। हाइग्रोमीटर के द्वारा ही कि भाई वातावरण में कितनी आर्द्रता है ये आप चेक कर सकते हो। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों प्रश्न संख्या 6 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 7वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन हो सकता है।
निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? वन, रेगिस्तान, पहाड़ और समुद्र। तो देखिए समुद्र की जगह महासागर भी आ सकता है, समुद्र की जगह एक विकल्प महासागर भी दे सकता है एग्जामिनर। तो सर्वाधिक जो स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है वो होता है साथियों समुद्र या महासागर, ये सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र होता है मित्रों। विकल्प नंबर 4 सही है आपका प्रश्न संख्या 7 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ए। तो साथियों रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी आ जाती है तो नहीं जमता है? राइट आंसर है विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन के की कमी है और उसके अगर कोई चोट लग जाती है मित्रों, तो फिर वो ब्लड जो निकलना चालू हो जाता है वो रुकता नहीं है साथियों। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उस व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है। विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न संख्या 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 9। 9वां क्वेश्चन आपके आता है, वर्ष 1992 के रियो शिखर सम्मेलन का एजेंडा 21 संबंधित है संधारणीय विकास से, प्रदूषक कीमत देगा का सिद्धांत से, पर्यावरण शिक्षा से और ओजोन परत के संरक्षण से। तो जो 1992 में रियो शिखर सम्मेलन का जो एजेंडा 21 था, ये विभिन्न देशों के मध्य एक तरह से आप समझौता भी मान सकते हो। इसके अंतर्गत संधारणीय विकास के बारे में चर्चा की गई थी साथियों, कि विकास है वो एक निश्चित तरीके से होना चाहिए ताकि जो प्राकृतिक जो वस्तुएं होती है उनका ज़्यादा से ज़्यादा दोहन न हो, पर्यावरण को प्रदूषण न करे। तो साथियों ये है संधारणीय विकास से संबंधित एजेंडा 21। देखिए पर्यावरण शिक्षा भी इसके अंतर्गत ही आ जाएगी, संधारणीय विकास के अंतर्गत। अगर ये नहीं होता तो फिर ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएगी साथियों। इसलिए विकल्प नंबर 1 बेटर ऑप्शन है सभी से प्रश्न 9 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं मित्रों। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम थी प्रकृति से लोगों को जोड़ना, अपनी आवाज़ उठाइए समुद्र तल नहीं, प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना और सावधानी पूर्वक उपभोग करना। तो मित्रों विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की क्या थीम थी? राइट आंसर बताइएगा प्रश्न 10 में। मित्रों राइट आंसर है प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना। ये विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम रखी गई थी कि जो प्लास्टिक प्रदूषण है इसको पराजित करना, इससे मुक्ति मिलना, एक तरह से इसकी थीम रखी गई थी मित्रों। प्रश्न 10 में तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है मैग्नीशियम, कोबाल्ट, लोहा और निकिल। तो मित्रों क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? राइट आंसर बताइए प्रश्न 11 में। देखिए क्लोरोफिल में न तो लोहा पाई जाता है, न निकिल, न कोबाल्ट, बल्कि उसमें मैग्नीशियम नामक धातु पाई जाती है। अतः विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न संख्या 11 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न 12 की ओर। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है फोन में, डेसी में, डेसिबल में और डेसिमल में। तो मित्रों ध्वनि प्रदूषक मापन यंत्र कहलाता है डेसिबल। डेसिबल के द्वारा ही ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है कि भाई सभी ने सुना होगा कि 20 डेसिबल ध्वनि, 50 डेसिबल ध्वनि। तो ये डेसिबल है जो है यही ध्वनि को मापता है साथियों। एक निश्चित मात्रा होने के बाद में उससे अधिक तीव्र गति से यदि ध्वनि आती है तीव्र शोर से, तो फिर वहाँ पर डेसिबल बता देता है कि भाई ये प्रदूषण के अंतर्गत आ रहा है। इसलिए विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मतलब टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया था? 1973 में, 82 में, 92 में और 96 में। तो मित्रों टाइगर प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो वो चलाया गया था 1973 में। कब चलाया गया था? 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। मित्रों आशा है आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और आप यकीन मानिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये मैं छांट के आपके लिए क्वेश्चन लाता हूँ। तो एग्ज़ाम तक ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल निःशुल्क चलती रहेगी, पूरी ही टेस्ट सीरीज एग्ज़ाम तक आप हर प्रश्न को करिएगा साथियों। जब एग्ज़ाम दोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई हमने जो वहाँ पर अभ्यास किया था टेस्ट का वो हमारे बहुत ही काम आया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? एड्स, टाइफाइड,
एनीमिया और टिटनेस। तो मित्रों, एड्स दूषित जल पीने से तो होता नहीं है, एनीमिया खून की कमी से होता है, टिटनेस भी दूषित जल से नहीं होता है, लेकिन जो टाइफाइड रोग है साथियों, ये जो बीमारी है ये दूषित जल पीने से फैलती है। व्यक्ति दूषित जल पिएगा तो टाइफाइड होने की संभावना वहाँ पर बढ़ जाएगी साथियों। विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न संख्या 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? बांस, केला, गन्ना और सरसों। तो द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है साथियों? राइट आंसर बताइए प्रश्न संख्या 15 में। तो मित्रों, द्विबीजपत्री पौधा न तो बांस है, न गन्ना है, न केला है, बल्कि सरसों का जो बीज है वो द्विबीजपत्री के अंतर्गत आ जाता है। विकल्प नंबर 4 सही है आपका प्रश्न संख्या 15 में। अब आपके 5 क्वेश्चन और बच रहे हैं साथियों, इसके बाद 2 टेस्ट और आएंगे तो उनको भी जरूर सोल्व करिएगा मित्रों। प्रश्न नंबर 16 है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, कैम्बियम के द्वारा और पेलिसेट के द्वारा। तो साथियों प्रश्न 16 में राइट आंसर बताइए। चलिए क्या रहेगा आपका राइट आंसर? मित्रों, पौधों में जल का जो अधिग्रहण है वो जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम एक उत्तक का प्रकार है साथियों। यहाँ पर प्रथम विकल्प जो है प्रश्न 16 में वो सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और शोभ मंडल। सबसे निचली परत होती है शोभ मंडल। कौन सी होती है साथियों? शोभ मंडल सबसे निचली परत है। ये परतों से संबंधित भी आपके क्वेश्चन आते रहते हैं रीट में, तो जैसे समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल, शोभ मंडल, सभी के बारे में आपको याद होना चाहिए कि कौन सी परत कितने किलोमीटर के बीच में रहती है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कायांतरित शेल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर और चूना पत्थर। तो कायांतरित शेल दिए गए विकल्पों में बलुआ पत्थर नहीं है, चूना पत्थर नहीं है, ग्रेनाइट भी नहीं है, लेकिन संगमरमर कायांतरित शेल का उदाहरण है, जिसको रूपांतरित शेल भी आप कह सकते हो। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न 18 में। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है। प्याज, आलू, अदरक है जड़, तना, अपस्थानिक जड़ें और शल्क पत्र। तो प्याज, आलू, अदरक ये तना के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? तना के। देखिए, तना का मतलब नहीं है कि भूमि के ऊपर का भाग ही तना है साथियों, ये चीजें भी तना के अंतर्गत ही आती है। अपस्थानिक जड़ें क्या होती है? जैसे बरगद का पेड़ है तो उसके नीचे जो एक तरह से जड़ें जाती है साथियों ऊपर से, तो वहां से भी बरगद एक तरह से पेड़ बन जाता है, तो वो होती है अपस्थानिक जड़ें। इसलिए यहाँ ये नहीं रहेगा बल्कि तना राइट रहेगा। आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक शेयर करना नहीं भूले, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। निम्न में से कौन सा पादप उत्पादक साबुन का विस्थापन है? रुद्राक्ष, रीठा, तेंदू और ये सभी। तो देखिए, साबुन का विस्थापन मतलब साबुन के द्वारा ये बनाया जाता है वो है रीठा। विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न 20 में। तो साथियों, ये पर्यावरण का मॉडल पेपर नंबर 3 आज आपके लिए था, जिसमें शिक्षण के क्वेश्चन नहीं थे। शिक्षण के अलग से ही 20 क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं पर्यावरण के, तो वो वीडियो आपके लिए कल आ जाएगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।